गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? थैंक यू सर। सर 21 को आ रहे हैं आपके पास ट्यूशन लेने। अरे वाह, स्वागत है आप सब लोगों का। हम लोग भी बड़े बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। यस, ठीक है, बिल्कुल समझ गया मैं। और मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, है ना? ठीक है, अपने मन में फार्मूला बनाओ, थोड़ा मुस्कुराओ। चलिए, तो ये हो गया फार्मूला और उसके बाद में आता है डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस और लास्ट में आता है यूनिट। ठीक है, यूनिट। तो डायमेंशन में एस की जरूरत नहीं है, डायमेंशंस एक ही होती है, छोटू छोटू। यस, ओके। अब बेटा जी मुझे तो नंबर बताओ, कितने नंबर तक पहुंच गए हम लोग? 32 चलो 32 हो गया, करना है ग्रेविटेशन। ओके। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। मतलब मैंने आपको बता दिया कि देखो मुझे 40 तक गिनती आती है। अब मैं बात करने वाला हूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका सिंबल जी होता है और इसका जो फॉर्मूला है सब लोगों को पता होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है भैया ना। ये सब लोगों को याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो या दुनिया का कोई भी एक्सेलरेशन हो, उसका डायमेंशन क्या आएगा? L1t-2। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू, है ना? अच्छा, यूनिट क्या हो गई बेटा? देखो इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गई इसकी यूनिट। बस, अब हम लोग आते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बाद में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को समझते हैं। क्या आप सब लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यस, तो यहीं से मैं फॉर्मूला निकालने वाला हूं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, बाद में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। और g की वैल्यू आती है F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब हम लोग बात करते हैं कि सर फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका जो डायमेंशनल एनालिसिस आएगा वो ऊपर आएगा f क्या होता है? m1 l1 t-2 और r यानी लेंथ यानी डिस्टेंस l, और उसका स्क्वायर है, यस स्क्वायर है इसलिए l2 हो गया। और नीचे मास और मास का स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 ये भी मास ये भी मास, तो मास का स्क्वायर हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करो, क्या आता है? ये आ जाएगा m-1 l3 t-2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी, स्टार स्टार स्टार, 3 स्टार मिलेंगे इसको। और यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी kg की पावर -1। ये हो गया मेरे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद मैं जो करवाने वाला हूं उसे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, और एस्केप वेलोसिटी। दो चीजें आती है। तो लेट अस स्टार्ट विद एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम लोग V लेटर से लिखेंगे और नीचे E लगा देंगे, E फॉर एस्केप। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है जरा देखो। इसका फॉर्मूला होता है VE इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g इंटू आर, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करते हो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आती है? ये आती है 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट, अब एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? देखिए, अगर ये मेरे पास में अर्थ है और अर्थ के सरफेस से मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड से फेंकूं कि ये कभी लौट के वापस नहीं आए, ये एस्केप कर जाए, तो उस तरह की वेलोसिटी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। सर नहीं आया समझ में? वापस समझो बेटा, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या होता है? वो ऊपर जाता है और थोड़ी देर में वापस नीचे आता है, ऐसा होता है ना, और धरती पर वापस आता है। अगर मैं किसी चीज को इतना जोर से फेंकूं, मान लो रजनीकांत आ जाए और इतना जोर से किसी भाटे को फेंके कि वो भाटा सीधा मून पे जाके गिरे, तो उसने जो वेलोसिटी उस पत्थर को दी, उस पत्थर को अपन क्या बोलेंगे? उस वेलोसिटी को अपन बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। Escape velocity is an imaginary velocity calculated as if it is given to an object. It escapes the gravitational pull of Earth and it escapes the Earth itself. It goes outside our atmosphere and that's why it is called escape velocity.
इट्स वैल्यू इज 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा बेटा क्या ये समझ में आ रहा है, जो भी होगा ये जो भी होगा होगा तो वेलोसिटी, और दुनिया की हर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बोलो, L1 T-1। यस, और किस में लिखते हैं अपन, मीटर पर सेकंड में। तो दुनिया की कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे वो एस्केप वेलोसिटी हो, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट हो, अगर वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है तो उसकी यूनिट्स और डायमेंशन सेम होगी। अब आता है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड को VO से लिखते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है रूट ऑफ GR, या फिर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ना, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, कैपिटल G/M/R, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड की हम बात कर रहे हैं। अब ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, हाँ जी क्या है जरा देखो, जी मैं अभी बता रहा हूं। मान लीजिए ये मेरे पास में अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक है, अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून, तो ये है मून, ठीक है, मून का मास है m और अर्थ का मास है कैपिटल M, और ये वाला डिस्टेंस है r, और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। तो मून जब अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता है तो वो जिस स्पीड से घूम रहा होता है उस स्पीड को हम लोग ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ऑर्बिटल स्पीड क्या है। ऑर्बिटल स्पीड का मतलब होता है किसी प्लेनेट के चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट जब मूव करता है तो वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड को हम लोग ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। यहां पर m क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, नॉट मास ऑफ द सैटेलाइट। खैर आप ये समझिए जो भी होगा, क्या इन दोनों की डायमेंशन एक ही होगी, क्यों, क्योंकि ये भी स्पीड है और वो भी स्पीड है, जितनी भी स्पीड होती है सबकी डायमेंशन क्या होती है, L1 T-1। तो आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड। तो चाहे एस्केप वेलोसिटी हो चाहे ऑर्बिटल स्पीड हो, आवर डायमेंशन इज L1 T-1 एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकंड। हाँ जी बेटा जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला समझाना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है बेटा। नॉर्मल एक्सेलरेशन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है dv/dt, लेकिन अपन डायमेंशंस लिखने के लिए d को कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी हो गया L1 T-1 और ये हो गया T1, तो ये हो गया बेटा L1 T-2। दुनिया के सभी एक्सेलरेशन हो उनकी डायमेंशन सेम आती है, तो g की डायमेंशन भी L1 T-2 ही आएगी बेटा। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूले में जो g है वो ये वाला है, आप समझ पा रहे हो? तो सर हाँ जी, बेसिकली मतलब अगर ये कोई भी चीज अगर बस ऊपर फेंकेंगे हाँ जी, तो जो नीचे आएगी तो उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मैंने ऊपर और नीचे का नहीं कहा, मैंने ये कहा, मैं ये कह रहा हूं अर्थ की वजह से जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अगर आप उस फोर्स में मास से डिवाइड कर देते हो तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें मिलता है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि सर अर्थ की वैल्यू का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर फेंकने पे या नीचे फेंकने पर 9.8 होगा, बेटा अर्थ का वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसे हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसकी वैल्यू 9.8 अर्थ के सरफेस के पास होती है, ऊपर जाने पे भी घटती है, नीचे जाने पे भी घटती है। जो मैंने ये वैल्यू लिखी है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इट इज क्लोजर टू अर्थ सरफेस, इट इज नॉट ऑलवेज 9.8। ऊपर जाने पे 9.8 से कम होगा, नीचे जाने पर भी 9.8 से कम होगा, अर्थ को पेनिट्रेट करके डेप्थ पे जाने पर भी ये वैल्यू कम होती है। ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, है ना। हाँ जी, और सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला, हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछो, क्या क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा बेटा, F = G(m1m2/r²)? ऐसे पढ़ा था नहीं पढ़ा आपने? वो आपने वो कहानी नहीं सुनी कि नहीं, न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, सर पे एप्पल गिरा, धोखे खाने की जगह उसने दिमाग लगा दिया। हां सर, हाँ तो ये वही है यही तो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो g क्या हो गया, F(r²) डिवाइडेड बाय m1m2। बस f की डायमेंशन डालो, r की डायमेंशन डालो, मास की डायमेंशन डालो, आ गया, कहानी खत्म हो गई। F क्या है सर? F फोर्स है बेटा, 9th क्लास सही से नहीं पढ़ा है ना। चलिए ग्रेविटेशन थोड़ा सा अजीब होता है। हाँ कोई बात नहीं, तो F इज फोर्स। हाँ बेटा पूछिए। सर ऑर्बिटल स्पीड में जो फार्मूले में g है ना वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो सर उसका फार्मूला नहीं लिखा आपने? किसका फॉर्मूला डायमेंशन मतलब बेटा? मैंने डायमेंशन निकाली, सुनिए मेरी बात, मैंने डायमेंशन निकाली नहीं है,
मैं ये कह रहा हूं दुनिया की जितनी भी वेलोसिटी होती है वो सब L1 t माइनस 1 होती है। अब आपने कहा कि नहीं सर आप तो डायमेंशन निकाल के दिखाओ, तो अब मैं आपके लिए डायमेंशन निकाल के दिखाता हूं, जरूरत नहीं है, सुनिए और समझिए। v का फॉर्मूला है रूट ऑफ जी एम बाई आर। देखो रूट का मतलब होता है पावर हाफ 1/2। g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर मैं यहां से लेकर के आता हूं तो ये है m माइनस 1 L3t माइनस 2। बेटा क्या ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है? यस, ये हो गया मास m1। नीचे कौन है बेटा? नीचे है r यानी लेंथ, रेडियस, ठीक है। अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ L2t माइनस 2 और उसकी पावर कितनी? हाफ। क्या आया? L1t माइनस 1। आएगा ही आएगा क्योंकि ये तो स्पीड है ना। तो हम लोग फॉर्मूले से क्यों निकालें? जब हम जानते हैं कि ये स्पीड रिप्रेजेंट करता है और दुनिया की सारी स्पीड L1t माइनस 1 होती है, तो फॉर्मूला पता होना अलग चीज है, लेकिन हर चीज प्रोसेस से करें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करेंगे। हाँ जी, और जो सर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बताया था ना, हाँ जी, डायमेंशन लेस बताया सर, उसमें तो डिस्प्लेसमेंट आता है ना, एंगुलर डायमेंशन होती है ना बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। It is displacement in angle. It represents angle. It does not represent a distance. आप नाम देख के कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें ये आदमी इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये आदमी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये बेसिकली चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन एंगल, ठीक है। अभी आप इस आदमी को पहचानते ही नहीं हो, अभी आपको आइडिया ही नहीं है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसलिए जल्दबाजी होगी आप अगर डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पर जज करेंगे तो, है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट एंगल मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। नहीं, इस कंफ्यूजन से बाहर आइए। और कोई डाउट? इसी तरह से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सब पूछ लीजिए। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं कि आप कम से कम हिम्मत करके पूछ पा रहे हैं। क्लास में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं, आपको कोई भी डाउट आ जाए, इलेक्ट्रॉन के डायमीटर जितना भी डाउट आ जाए, भाई साहब पूछ डालो। क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा डाउट गलत हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपने जो पूछा है ना वो थोड़ा सा मतलब हल्का सा स्टुपिडिटी की तरफ चला जाएगा कि नहीं यार ये तो ऑब्वियस सी चीज थी। ये भी हो सकता है कोई हंस दे, लेकिन आपको डाउट क्लियर होने से मतलब है। आप ये मत सोचो कि टीचर जो है वो डांटेगा। आपके मन में संशय खत्म हो जाने चाहिए, जितने भी डाउट्स हैं सब खत्म हो जाने चाहिए, है ना, सब खत्म हो जाने चाहिए। ये आपकी क्लास है, ये आपका इंस्टीट्यूट है, ये अपनी फैमिली है। हम लोग अभी 40 लोग अपनी क्लास में बैठे हुए हैं। आप अगर मुझसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? फिजिक्स के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, इसलिए मन में अगर कोई भी चीज आती है तो तुरंत पूछने का है, ठीक है। चलिए आते हैं मुद्दे पर आते हैं। अब हम लोग दूसरे तरह के क्वेश्चंस पर या दूसरे चैप्टर में चलते हैं और उस चैप्टर का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड पर चलते हैं और फ्लूइड में जो हम लोग सबसे पहली चीज करने वाले हैं वो है डेंसिटी। क्या मैंने आपको डेंसिटी करवा दिया था? है ना, डेंसिटी करवा दिया, मुझे याद आ रहा है डेंसिटी मैंने करवा दिया। यस, तो अब मैं बात करता हूं प्रेशर की। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर को P से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है, रो इंटू जी इंटू एच। चलो लेट अस चेंज कलर, है ना, थोड़ा मोनोटोनिक हो रहा है इसलिए कलर चेंज करते हैं। तो प्रेशर हो गया कैपिटल P और इसका फॉर्मूला है रो इंटू जी इंटू P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है बेसिकली? क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी? फोर्स पर यूनिट एरिया इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर। तो ऊपर कौन है? फोर्स, और नीचे कौन है? एरिया। देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है L1 T1 T माइनस 2 और नीचे एरिया लिखूंगा तो एरिया क्या होता है बताओ? क्या? L2। अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ? L2T minus 3। नहीं, देखो यस, तो जो L1 मैंने लिखा है उसके आगे आ जाएगा माइनस, दिस विल बी द फॉर्मूला। वेरी गुड। अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो, इधर देखो ऊपर कौन है बेटा? फोर्स, और नीचे कौन है? एरिया। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं PA बोले तो पास्कल, है ना, PA इज पास्कल, ठीक है ना।
तो PA इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये है मेरे पास में पास्कल। ओके, वेरी गुड। सर ये जी और एच क्या है? कहां पे? जी क्या हो सकता है? आप सोचो, आप अंदाजा लगाओ जी क्या हो सकता है। इसी पेज पे लिखा हुआ है। यस यस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और H इज हाइट। अपन कहते हैं ना कि अपन कहते हैं ना कि हिमालय की चोटियों पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है, समुद्र के पानी के नीचे प्रेशर ज्यादा है और हिमालय की चोटियों पर प्रेशर कम है। इसका मतलब क्या है? जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है ना। तो हाइट के साथ प्रेशर का जो वेरिएशन होता है वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। रो क्या है? रो है डेंसिटी, राइट। तो रो है मेरे पास में डेंसिटी। ये हो गया पॉइंट नंबर 36। मोमेंटम को भी कैपिटल पी थी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर मोमेंटम भी कैपिटल पी है, प्रेशर भी कैपिटल पी है, पावर भी कैपिटल पी है, तो हम कैसे करेंगे? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। एक ही अच्छा, अब एक चीज समझो बहुत अच्छे से, मैं जो कह रहा हूं उसको समझो बेटा। फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? नहीं, 70 तो डायमेंशंस मैंने लिखवाई है। यस, टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इन हंड्रेड्स, सैकड़ों की संख्या में। 1 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों की संख्या में। तकरीबन 300 to 400, है ना। काउंटिंग ही नहीं है। किसी किताब में एग्जैक्ट नंबर मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप ये समझिए, हर फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए कोई ना कोई सिंबल चाहिए, है ना। अब मुझे ये बताओ, हमारे पास में अवेलेबल सिंबल्स कितने हैं? सिंबल कौन होता है? अल्फाबेट्स ही तो होते हैं ना। 26। यस, तो अल्फाबेट्स कितने? 26। और इन 26 लेटर, अच्छा चलो कुछ में ग्रीक भी मान लेंगे, तो ग्रीक में भी 26 होते हैं। 26 प्लस 26 कितना हो गया? 52। ठीक है, तो अगर मैं ग्रीक भी मान लूं और इंग्लिश भी मान लूं तो हमारे पास अराउंड 50 क्वांटिटीज हैं, 50 सिंबल्स हैं, है ना। 50 सिंबल से हमें 400 क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है, तो हर एक सिंबल 4-4 बार यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सिंबल्स की संख्या बहुत कम है और फिजिकल क्वांटिटीज की संख्या बहुत ज्यादा है। That means we have to repeatedly use some symbols for different physical quantities. Summary क्या है? Summary ये है, there exists more than one physical quantities having the same symbol. ठीक है, कहीं कैपिटल कर देंगे, कहीं स्मॉल कर देंगे, कहीं वेक्टर लगा देंगे, लेकिन है तो P है ना। समझ में आया? इसीलिए P भी कई जगह आएगा। T जो होता है टाइम भी होता है, T टेम्परेचर भी होता है, T जो होता है वो मेरे, हाँ उसी तरह से T जो होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट भी होता है। ठीक है, तो अलग T टेंशन भी होता है। तो अलग अलग जगह सेम सिंबल यूज होंगे। फिजिक्स में सिंबल्स का अकाल पड़ा हुआ भाई। ठीक है, ये समझना। टर्मिनल वेलोसिटी की, टर्मिनल, कोई तरह की स्पेलिंग मिक्स हो गई। टर्मिनल वेलोसिटी, इसको VT से लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा है, आपको फॉर्मूले में उलझना नहीं है, हालांकि मैं लिख देता हूं, है ना, लेकिन आपको उलझना नहीं है। 2/9 ईटा r² g इंटू रो माइनस सिग्मा। ठीक है, ये कुछ है, ये सस्पेंस है। अब आपको ये समझना है, ये जो भी होगा नाम से सोच के बताओ ये कौन सी क्वांटिटी है। यस, और यस, वेरी गुड। क्या मैंने आपको कभी कहा था कि दुनिया की सारी वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है? तो L1 T-1 है ना, और आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। तो सर ये जो इतना बड़ा हम लोगों के सामने आपने फॉर्मूला लिख दिया, इसको देख के हम भयभीत से हो गए हैं। अब इसका क्या करें? हाँ, तो बेटा डरने की बात नहीं है, फॉर्मूला बताना मेरा काम है, जब आएगा तब इसकी चर्चा करेंगे। अभी ये कॉपी में लिख के भूल जाओ, आपकी कॉपी में इसको साइड में लिख के रख दो। आपको ये पता चलना चाहिए कि यार ऐसा मैंने कहीं देखा है। अब यहाँ पर कौन सी चीज क्या है उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी, बस इतना समझ जाइए, एक प्रकार की वेलोसिटी होती है ना। अभी नहीं उलझेंगे, अभी हमें उसमें उलझना ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 8, सरफेस टेंशन के बारे में बात करते हैं। सरफेस टेंशन,
आपको पता है बायोलॉजी में आप लोग ऐसे सवाल पूछते हो कि नहीं मच्छर जो है वो पानी के मतलब पानी के ऊपर तैरता क्यों रहता है ना। केमिस्ट्री में आता है मिशेल्स, यानी कि आप लोग कपड़े धोते समय डिटर्जेंट का इस्तेमाल क्यों करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये फिजिक्स में आती है सरफेस टेंशन में। आपको पता है जब फव्वारे के नीचे यानी कि शॉवर आप जब लेते हो, शॉवर से जब नहाते हो तो जो उसकी ड्रॉपलेट्स होती है वो गोल ही होती है। बारिश जब होती है तो जो बूंदें गिरती हैं वो स्फेरिकल ही क्यों होती है ना। आपने कभी क्यूबिकल बूंदें देखी है गिरती हुई? ऐसा नहीं होता है ना कि नहीं आज तो मैं सिलिंड्रिकल बूंदों में नहाया, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। जो बूंदें होती है, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कैसी होती है, स्फेरिकल। ऐसा क्यों होता है ना। उसी तरह से अगर मरकरी है, उस मरकरी को अपन पकड़ नहीं सकते, वो बिखर जाती है और छोटे छोटे से वो स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स बना देती है, ठीक है। उसी तरह से जो भी वाटर सरफेस है वो मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। मच्छर जो है वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, है ना। कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं या कैरेक्टराइज करती हैं किसी भी फ्लूइड की सरफेस की एक प्रॉपर्टी को, और उसे कहते हैं सरफेस टेंशन। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति बन सकती है। सरफेस टेंशन का सिंबल टी होता है, लेकिन सर टी तो टेंशन भी था, है ना। टेंशन भी टी था, सरफेस टेंशन भी टी था, वो तो फोर्स था। सर ये भी फोर्स होगा? नहीं, ये फोर्स नहीं है ना। तो सरफेस टेंशन इज नॉट इक्वल टू टेंशन, ये याद रखें, ये टेंशन की तरह नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स ले लेते हैं कि नहीं सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। नहीं, सरफेस टेंशन इज नॉट इक्वल टू फोर्स, है ना। आपने सरफेस टेंशन में टेंशन को नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो होता है ये फोर्स नहीं होता है। तो क्या होता है सर, ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी ऊपर फोर्स है और नीचे लेंथ है, तो उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन क्या आएगी, m1 L1 T-2, और ये हो गया L1। आंसर क्या आया, m1 T-, यस यस। आप इसकी यूनिट निकालो तो ऊपर कौन है, जरा देखो, ऊपर है न्यूटन और नीचे कौन है, मीटर। तो आंसर आ गया न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, यस, ठीक है। इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। डायमेंशन से यूनिट्स निकाल सकते हैं, ऑलमोस्ट हर जगह निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है वहां नहीं निकाल सकते, है ना। जैसे आपको मैंने बताया था एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पर आप नहीं निकालें। जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं वहां नहीं निकालें, बाकी आप निकाल सकते हैं। अगर सुनो, मैंने क्या बोला, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर। आप जो कहना चाह रहे हो वो ये कहना चाह रहे हो कि सर केजी की पावर 1, मीटर की पावर 0, एस की पावर -2, आप यही कहना चाह रहे हो? हाँ, तो मैं आपको बता देता हूं ये दोनों बराबर होती है, ठीक है, बोथ आर इक्विवेलेंट। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों सेम है, ठीक है ना। क्योंकि न्यूटन किसको कहते हैं, न्यूटन कहते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, इसको न्यूटन कहते हैं, है ना। हाँ जी, डाउट सेशन, किसी को कोई डाउट? मुझे इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन में डाउट है, पूछिए। सर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की पावर क्यूब dx, सर इसका क्या सॉल्यूशन होगा? 1/x का क्यूब इनटू dx, ये पूछ रहे हैं? अच्छा बेटा, क्या ये x की पावर -3 लिखा हुआ है? तो x की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 + c, इसको सॉल्व कर लो। x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 + c। नीचे चलाइए सर। मैं अभी दूसरी जगह करता हूं बेटा, आप इसको बोर्ड मुझे क्लीन करने दो। आप लोगों ने ये लिख लिया? सर मेरे को ये सरफेस टेंशन फिर से एक बार समझाओ ना। सरफेस टेंशन को आपको डायमेंशन निकालने में दिक्कत हो रही है या इसकी डेफिनेशन समझिए? डेफिनेशन में सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। लिक्विड की सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है ना, तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। इसी सरफेस टेंशन की वजह से मच्छर पानी की सतह पर तैरता रहता है, डूबता नहीं है। आप और मैं नहीं तैर सकते, हम डूब जाएंगे, है ना। लेकिन जो
लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता मत करो, अभी मैं एक एक चीज को अपन ले नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट पेज पर आता हूं। और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर x की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। n की जगह -3 रख दो, यहाँ पे आंसर आ गया x की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 प्लस c। ये आ गया x की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस c। आपका आंसर यही आ रहा है, मुझे पता है, लेकिन आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि मैंने ये लिखा हुआ है -1/2x² प्लस c। अब देखो उस चीज को समझो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या ये x की पावर +2 हो जाएगा और 1/-2 प्लस c, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है, अब ये माइनस ऊपर ले जाओ तो ये आ गया -1/2 × 1/x² प्लस c, और यही लिखा हुआ है। लिखने का तरीका है, कुछ भी नहीं। -2 ऊपर नहीं जा सकता। -2 ऊपर कैसे जाएगा? आप ये सोचो 1/2 है, ठीक है, अगर मैं माइनस लगाना चाहता हूं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये तीनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब भी रेशियो में कोई चीज दे रखी होती है तो माइनस बराबर भी लगा सकते हो, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर के साथ भी लिख सकते हो और माइनस डिनोमिनेटर के साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज -2 के बराबर तो नहीं होगी, होगी क्या? नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, फॉर्मूला, डायमेंशन और यूनिट्स। अब जो अपन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग 38 कर चुके हैं, 39 पर चलते हैं। मैं बात कर रहा हूं हीट की, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो है मेरे पास में हीट। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक है बेटा, क्या आप जानते हो हीट का सिंबल क्या होता है? हीट का सिंबल है H। हीट का सिंबल है H। ठीक है, हीट का जो सिंबल है वो है H। लेकिन फिजिक्स में कई बार हीट के लिए अपन कैपिटल Q भी इस्तेमाल करते हैं, तो कैपिटल Q भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। और हीट का बहुत सारे फॉर्मूला है, उसमें से एक फॉर्मूला है ms डेल्टा T या फिर nc डेल्टा T। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। हीट एनर्जी होती है, इसलिए हीट का जो एनर्जी का वो आएगा, वो क्या आएगा मेरे पास, एनर्जी m1L2T-2। यस, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। राइट। अब हम लोग आते हैं हीट के बाद। अब देखो मैंने यहां पर ये C लिखा हुआ है, C। तो ये C क्या है बेसिकली? ठीक है, लेट अस कम टू दिस C। तो C जो होता है इससे हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का सिंबल C है और C का फॉर्मूला हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई N इंटू डेल्टा T। अब यहां पर आपको यह समझना है कि ये जो डेल्टा T है ये कौन है बेटा? ये है टेम्परेचर। ठीक है, डेल्टा T कौन है? टेम्परेचर। और N कौन है? N है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और ये जो C होता है हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये दो तरह का होता है। एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरा होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम को CV कहते हैं और कांस्टेंट प्रेशर को CP कहते हैं। यानी C मोलर हीट कैपेसिटी इज ऑफ टू टाइप्स, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और इन सब की डायमेंशन सेम होगी, यानी C की डायमेंशन, CP की डायमेंशन, CV की डायमेंशन सबकी सेम होने वाली है। और क्या होने वाली है जरा देखो, ऊपर कौन है? ऊपर कौन है मुझे बताओ? हीट है ना। ऊपर कौन है? हीट। इधर देखो, ये कौन है बेटा? ये है हीट। तो हीट की डायमेंशन क्या होती है मुझे बताओ? M1 L1 सॉरी
इसको मैं नेक्स्ट लाइन में L2 होगा ना? L2 होगा, बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने चेंज किया। ये हो जाएगा M1 L2 T माइनस 2। ये कौन हो गया? हीट। अब नीचे कौन है? मोल। मोल का कैसे लिखते हो? मोल को कैसे लिखते हो? ठीक है, तो मोल का डायमेंशन होता है MOL। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोल की पावर -1। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं? जिस तरह से मोल के लिए M यूज करते हैं, नहीं, के थीटा। अब यहां पर मैं थीटा यूज करने वाला हूं। अब इस चीज को समझिए, आप मेरी बात सुनिए प्लीज। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बुक्स में आपको के यूज किया हुआ मिले। मैं के की जगह पर थीटा यूज कर रहा हूं। किसी किसी किताब में आपको थीटा की जगह के मिल सकता है। के केल्विन के लिए के यूज कर लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, इसलिए के यूज कर लिया जाता है। तो के भी यूज कर सकते हैं, आपको किताब में के मिले तो आश्चर्य नहीं करना। जो पुरानी किताब थी उसमें थीटा यूज किया करते थे, इसलिए मैं थीटा यूज कर रहा हूं। तो आई विल यूज थीटा फॉर टेम्परेचर, आई विल यूज थीटा फॉर टेम्परेचर। तो अगर मैं इसको टेम्परेचर का सिंबल मान लेता हूं, तो नीचे क्या आ रहा है? टेम्परेचर। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो थीटा -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? नो सर, मैं समझ गया। इधर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या आपको ये समझ में? आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, ये सुनना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। क्या ये Q की डायमेंशन, N की डायमेंशन और डेल्टा T के डायमेंशन के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। ये कौन है? M1 L1 T माइनस 2, M1 L2 T माइनस 2। ठीक है। और ये कौन है? ये है मोल की पावर 1। और T थीटा के लिए कौन सा सिंबल यूज किया? थीटा 1। अब जरा देखो, समझ में आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है? तो ये हो गया जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, देखो जरा क्या है, सबको समझ में आया? ठीक है, तो नीचे वाला जो ये एक्सप्लेनेशन है ये हटा दूं, समझ जाओगे, या फिर इसको रखूं? एक काम करते हैं, इसको यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं 41 का। तो 41 जो है वो है मेरे पास में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का सिंबल R होता है, और R की जो वैल्यू है यह है 8.314। ठीक है, और ये लिखा हुआ है जूल पर मोल केल्विन। ठीक है। अच्छा, अब R के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, और वो फॉर्मूला है Cp माइनस Cv। तो R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv। अब ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को बोलते हैं मेयर्स रिलेशनशिप, मेयर्स रिलेशनशिप। ठीक है, मेयर्स रिलेशनशिप। मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसके हिसाब से हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होगी। तो R की डायमेंशन, Cp की डायमेंशन और Cv की डायमेंशन सेम होती है। और कितनी होती है? M1 L2 T माइनस 2 थीटा माइनस 1 मोल माइनस 1। दिस इज द आंसर, है ना? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, देखो ये इसके ऊपर ये Cp और Cv तो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ऊपर से ही कॉपी करके मैं लिख रहा हूं M1 L2 T माइनस 2 थीटा माइनस 1 मोल माइनस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए जो भी यहां लिखा हुआ है फटाफट इसको कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। इसकी यूनिट बेटा सेम एज ऑफ ऊपर वाला, देखो इसकी यूनिट क्या आएगी? ये आएगी, है ना? तो इस दोनों की यूनिट सेम होती है। ओके सर। हाँ जी। आपने हीट का फॉर्मूला जो लिखा ना ms डेल्टा टी, हाँ। सर हम आपस में n से कैसे लिखा वहां पर? दो चीजें हैं बेटा, दो अलग अलग फॉर्मूला। नीचे वाले फॉर्मूले में क्या लिखा है? NC डेल्टा टी लिखा है, ऊपर वाले में m है, नीचे वाले में n है। दो n नंबर ऑफ मोल सर। हाँ जी, n नंबर ऑफ मोल है, m मास है, c जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी है, और s स्पेसिफिक हीट है
है ना। तो अभी ये सारी चीजें हम लोग नहीं जानते हैं, फॉर्मूला अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा ना, जैसे जैसे आपको फॉर्मूलाज पता चलेंगे, उनके नोटेशंस पता चलेंगे, वैसे वैसे ये सारी चीजें समझ में आएगी। इस चैप्टर को पढ़ाने का पर्पस ही यही है कि पूरी फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज आप तक पहुंच जाएं और आप चैंपियन बन जाओ उसमें। तो यही चीज मेरे पास में आ जाती है। अब अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो पेज प्रीवियस 41 हो गया, 42 पर आइए, 42, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं थर्मल कंडक्टिविटी की। तो थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल के होता है और फॉर्मूला होता है dq/dt डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा t अपॉन डेल्टा x, ठीक है। चलो इससे भी पहले मैं आपको एक पॉइंट और करवा देता हूं, है ना, इससे भी पहले। तो लेट अस हैव समथिंग एल्स। तो इससे भी पहले इसको कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं थर्मल पावर क्या होता है, ठीक है। थर्मल पावर क्या होता है, एक्चुअली मुझे इसको ऊपर लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। थर्मल पावर भी P है, और ये जो थर्मल पावर है आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, ये होता है मेरे पास में dq/dt, ठीक है, यानी कि ऊपर एनर्जी और नीचे टाइम, ठीक है, ऊपर एनर्जी और नीचे टाइम। इसका क्या आने वाला है मुझे बताओ। अगर मैं बात करूं कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो ऊपर कौन है, हीट, और नीचे टाइम। तो हीट की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2। ये कौन होता है, ये होता है हीट। अब अगर मैं नीचे टाइम से डिवाइड करूंगा तो 2 का क्या हो जाएगा, 3। तो ये आ गया मेरे पास में थर्मल पावर, ठीक है। और ये हो गया जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, क्योंकि ऊपर Q है और नीचे T है। तो जो चीज मैंने यहां पर लिखी है बेसिकली वो एग्जैक्टली वही लिखी है ना, जो 42 में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 42 में जो लिखा हुआ है वो क्या है, देखो पॉइंट नंबर 42 में यहां पर जो मैंने ये वाला हिस्सा बनाया है dq/dt, ये कौन है बेसिकली, ये थर्मल पावर है ना, ये थर्मल पावर है। ये देखो dq/dt कौन होता है, थर्मल पावर। तो ये थर्मल पावर है। अब थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं किसको है, उसको समझिए। मान लेते हैं कि एक रॉड है, इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये इसका एरिया है, दिस एरिया इज A। यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा हॉट है, दिस इज हॉटर, ठीक है, एंड दिस इज कोल्डर। और हीट जो होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो होती है। तो ये हीट को कितना कंडक्ट करेगा उसके मेजरमेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास में इसकी लेंथ डेल्टा L है, या X ले लेता हूं, डेल्टा X ले लेता हूं, ठीक है, डेल्टा X ले लेता हूं, L भी लिया जा सकता है, और टेम्परेचर में डिफरेंस डेल्टा T है, दैट मींस T1 माइनस T2। तो जो कंडक्टिविटी होगी वो डिपेंड करती है इसके मटेरियल पे, और उसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। अब K की डायमेंशन क्या है उसको देखो। तो K की डायमेंशन क्या होगी बेटा, देखो ऊपर किसकी डायमेंशन है, ऊपर है थर्मल पावर। थर्मल पावर की डायमेंशंस आपको पता है क्या, यस, m1 L2 T-3 है ना। नीचे से मैंने कॉपी कर लिया, देखो थर्मल पावर की डायमेंशन ऊपर लिख ली। अच्छा ये कौन है, एरिया कौन होता है, L2। और डेल्टा T क्या है, व्हाट इज डेल्टा T, ये है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए सिंबल क्या यूज किया था, थीटा, हाँ। और नीचे है डेल्टा एक्स क्या है, लेंथ, तो ये है लेंथ। अब सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है, m1 L1 T-3 थीटा प्लस 1। यस, तो K की डायमेंशन आ गई m1 L, देखो कितना हो गया, L1 T-3 थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब अगर मुझे इसकी यूनिट लिखनी है तो कैसे लिखोगे, ये हो गया kg मीटर पर सेकंड क्यूब और केल्विन, है ना। जो नेगेटिव है उनको नीचे ले आए और पावर्स मैंने सेम रखी, तो ये इसकी यूनिट आ गई। और अगर किसी को सपोज ये यूनिट पसंद नहीं आई तो मेरे पास में इसकी अल्टरनेटिव यूनिट भी है। देखो अल्टरनेटिव यूनिट क्या है, मैं उसको यहां से देख सकता हूं, ये कौन है,
ये कौन है? ये है जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं वॉट, WATT, है ना? अच्छा, ये कौन है? ये है एरिया, मीटर स्क्वायर। और ये क्या होता है? ये होता है ऊपर मेरे पास में केल्विन बटा मीटर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये हो जाएगा वॉट डिवाइडेड बाय मीटर केल्विन। तो ये इसका एक और अच्छा यूनिट बन गया, वॉट डिवाइडेड बाय मीटर केल्विन। सर एरिया कहाँ पे जाएगा? एरिया देखो, एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, और नीचे कौन है? मीटर। तो 1 मीटर कट गया ना। अब देखो यहां लिखूं तो लोगों तो नहीं कट रहा, अरे यार, है ना? देखो जरा अच्छे से लिख के कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है वॉट, अब कट तो नहीं रहा ना, वॉट डिवाइडेड बाय मीटर केल्विन, ठीक है? केल्विन में के बड़ा आता है। तो इस तरह से मेरे पास में थर्मल पावर हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। चलिए 43 पर आइए। एरिया तो बताओ बेटा, ये एरिया मीटर स्क्वायर है और ये भी तो मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया ना। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट की। सर, हाँ जी बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों सेम है ना? हाँ बिल्कुल सेम। थर्मल कंडक्टिविटी का एक और नाम है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको कई किताबों में कोफिशिएंट भी लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। स्टीफन्स कांस्टेंट पर आते हैं। स्टीफन्स कांस्टेंट को इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और यह है सिग्मा, ठीक है? सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। ऊपर आता है वॉट, नीचे आता है मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ठीक है? ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है P डिवाइडेड बाई एरिया इंटू डेल्टा टी की पावर 4, ठीक है? दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी जरा देखो। ऊपर कौन है? पावर। पावर क्या होता है? m1 L2 T-3, ठीक है? नीचे कौन है? एरिया, ये हो गया L2, और डेल्टा टी की पावर 4। डेल्टा टी कौन है? केल्विन या थीटा। तो अपन थीटा ले लेते हैं, अपन थीटा का सिंबल अपन ने फॉलो किया है, तो थीटा की पावर 4 हो गया। तो नहीं बेटा, टाइम नहीं हो सकता है, टी टेम्परेचर है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में चल रहे हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा टी टेम्परेचर है। देखिए मैं हर चैप्टर की डायमेंशंस आपको करवा रहा हूं। अभी जो सेक्शन हम लोग चल रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स है, हम हीट की बातें कर रहे हैं, हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो हम जो डेल्टा टी है, टी टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका सिंबल क्या आएगा? m1 L0 T-3 थीटा -4। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका वो क्या है यूनिट, तो ऊपर पावर है, पावर का क्या होगा? वॉट। नीचे एरिया है मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर की पावर 4। यस, दिस इज द यूनिट। वेरी गुड। 45 करते हैं, उसके बाद आप कॉपी कर लीजिए। स्टीफन कांस्टेंट के बाद में आता है वीन्स कांस्टेंट, ठीक है? वीन्स कांस्टेंट को V से रिप्रेजेंट करते हैं, 2.89 होता है, और ये मेरे पास में मीटर केल्विन, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसका जो सिंबल है दैट इज B, और B बेटा आप देखो, आज नहीं तो कल अपने आप याद हो जाएगी, है ना? देखो आज से कई साल पहले जब आप स्कूल में पहली बार एडमिट हुए थे, है ना, रजिस्टर हुए थे, एनरोल हुए थे, उस समय आपको एबीसीडी लिखवाई गई होगी, है ना? क्या उससे पहले आपको एबीसीडी आती थी? नहीं आती थी। तो आपने उसी स्कूल में वही चीज हमने कई बार दोहराई, तो दोहराने के बाद वो चीज हमारी पक्की हो गई और हमें लगा कि क्या एबीसीडी में क्या है, ये तो हमें आती है। उसी तरह से हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये आज से पहले हमने कभी नहीं पढ़ा। इस चैप्टर को आप इतनी बार पढ़िए कि ये सारी चीजें आपको कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। जब अगली बार ये चीजें आएगी तब आपको ये याद आना चाहिए कि मैं इसको पढ़ रखा हूं, मैंने इसको पहले देख रखा है। अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ने के दौरान ये याद रहा कि हाँ ये सारी चीजें मैं पहले देख चुका हूं, तो इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस सॉल्व हो गया, ठीक है? अच्छा सर, हमसे तो ये इतनी सारी चीजें अभी याद होगी कि नहीं? बेटा आप एक चैप्टर, इसी चैप्टर को 10 बार पढ़ लो, जितना याद हो जाए उतनी अच्छी बात है, ठीक है? आपको जरूरी नहीं है कि सारी चीजें अभी के भी याद हो जाए, कुछ चीजें बार बार पढ़ने पे होगी और कुछ चीजें याद ही नहीं होगी। तो सर हम उनका क्या करेंगे? तो वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब वो अपने आप याद होगी, ठीक है? अभी तो ये सारी चीजें वापस आने वाली है।
जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ये सारे फॉर्मूले वापस आएंगे, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ये सारे फॉर्मूले वापस आएंगे, जब हम लोग फ्लूइड पढ़ेंगे तो प्रेशर, सरफेस टेंशन, वो सारी चीजें वापस आएगी। अच्छा याद दिलाया, विस्कोसिटी नहीं करवाया मैंने, वो भी करवाना है ना। तो ये सारी चीजें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और ये धीरे धीरे आपको पता होनी चाहिए और ये सारी चीजें आएगी बेटा। हम जो 13 को हमारे होंगे टेस्ट, तो उनमें फिर इनके सबके डायमेंशंस आप पूछ सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल पूछ सकता हूँ बेटा, 13th तक मैं ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर दूंगा। अच्छा किया आपने पूछ लिया, है ना। पहले इसका डायमेंशन लिख लेते हैं, उसके बाद में मैं 5 मिनट टेस्ट की बात कर लेता हूँ। देखिए, तो B की जो डायमेंशन है वीन्स कांस्टेंट की, वो है L लैम्डा इंटू T। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ होता है L1 और T कौन है यहाँ पे? ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए मेरे पास में T की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? थीटा, है ना, थीटा 1 और ये आ जाएगा मीटर केल्विन। ठीक है, चलो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर जब टेस्ट होगा तब क्या होगा? तो टेस्ट में आपके 45 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो सर ये तो आपने करवाया ही नहीं, ये तो आपका चल रहा है, कंप्लीट थोड़ी हुआ है बेटा। आज ट्यूसडे है, टेस्ट संडे को है ना। फ्राइडे तक जो भी मैं पढ़ा दूंगा वो सब आएगा। तो सर फ्राइडे तक ये खत्म हो जाएगा क्या? आराम से खत्म हो जाएगा, ये कल ही खत्म, ये परसों खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोग फ्राइडे तक जो भी पढ़ेंगे दैट मींस यूनिट्स एंड डायमेंशन कंप्लीटली पढ़ा दिया जाएगा और वो आपके सिलेबस में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट आपको बेसिक मैथ्स पढ़ना है। बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ना है सर? तो बेसिक मैथ्स में आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और आपको क्या आना चाहिए? डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक मैथ्स जो भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रिक, ये सारी चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करके आए। दूसरी चीज, हाँ क्यों नहीं आएगी बेटा, कंप्लीट बेसिक मैथ्स जो भी मैंने पढ़ाया है। हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक मैथ्स में जो फोकस रहने वाला है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे रहने वाला है। आप पढ़ के सारी चीजें जाओगे, लेकिन मैं जो चीजें पूछूंगा वो इन पर बेस्ड ज्यादा चीजें पूछूंगा। इसके बाहर अगर कुछ आ गया तो आप बता देना, लेकिन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। बेसिक मैथ्स में इसके अलावा भी जो मैंने करवाया वो एक बार नजर मार लेना, पढ़ लेना। और यूनिट्स एंड डायमेंशन तो भैया क्या बेटा मैं आपको पेपर बता दूंगा एक दिन पहले, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आज का सेशन अपन यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, बाय।